हेलो स्टूडेंट्स, लाइंस और एंगल्स की क्लासेज में हम पहले इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और इसके एग्जांपल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके वीडियोज़ देखें और उसके बाद में अब हम मूव कर रहे हैं कहाँ की तरफ, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। देखो, आपको बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। देखो, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा, यानी ये तीनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड वाई एज टू जेड इक्वल्स टू 3:7। आपको वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है। ये एंगल है एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो वाई और जेड का आपको रेशियो दिया हुआ है। अब आपको बोला है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये जेड शेप बन रही है, ये जेड बन रहा है, और अगर ये जेड बन रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हो गए, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर, अगर आपको लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस तो आपको पैरेलल दे रखी हैं, तो अगर ये एंगल जेड है इट मीन्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर ये एंगल जेड हो गया, अब देखो बाई और जेड का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि बाई और जेड एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पर बनने की वजह से ये दोनों कैसे हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो बाई और जेड का सम हो गया 180 डिग्री, और बाई और जेड का आपको रेशियो भी दिया हुआ है कितना, 3:7। तो क्लियर हो गया कि जब यहाँ से रेशियो भी दे रखा है, इनका सम भी दे रखा है, तो यहाँ से हम कॉमन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, इस एंगल को जो मैंने जेड माना है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से आया, तो इसके लिए मैं कोई इनको नाम दे देता हूँ ताकि हम इनको और भी आसानी से डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया के और इसको नाम दे दिया एल। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा सी के एल और ये एंगल हो जाएगा के एल एफ। ठीक है, तो हमें नाम देने में थोड़ी आसानी रहेगी सॉल्यूशन में। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, सिंस सी डी पैरेलल ई एफ, और अगर सी डी पैरेलल ई एफ है तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी के एल इक्वल्स टू एंगल के एल एफ। ये क्यों हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। और हमें पता है कि के एल एफ यानी ये वाला जो एंगल है वो हमें दिया गया है, कितना है, जेड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी के एल इक्वल्स टू जेड। तो सी के एल, ये एंगल अब कितना आ गया हमारे पास, जेड आ गया। अब हम देख सकते हैं कि बाई और जेड दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो नाउ वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब चाहो तो एंगल जेड की जगह पर पहले आप लिख सकते हो एंगल सी के एल, उसके बाद में जेड रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये जेड ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो आप चाहो तो पहले ये चीज़ें बता सकते हो कि हमने यहाँ से सी के एल की जगह पर जेड रखा है। तो आप चाहोगे तो इसमें मतलब अगर ये लिखना चाहोगे तो इसमें एक स्टेप ये हो जाएगा कि एंगल बाई प्लस एंगल सी के एल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो बात एक ही है। ठीक है, अब देखो बाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री, और बाई और जेड का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:7। तो लेट्स y इक्वल्स टू 3। अब देखो x तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो कॉमन वेरिएबल x की जगह पर हम कुछ और ले लेंगे। जैसे मान लो मैं n ले लेता हूँ। ठीक है, 3n, और दूसरा क्या दिया हुआ है, z, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 7n। जब हमने ये y की और ये z की वैल्यू मानी है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 7n इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 10n इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो n इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, 18।
अब ये जो n की वैल्यू आई है यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली में मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो मतलब x से है और आपको पता है कि x और y दोनों कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। तो x की वैल्यू यहीं से निकलेगी, जब मुझे y की वैल्यू पता होगी तभी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसलिए पहले हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं और y की वैल्यू के लिए हमने ये सब किया था। ठीक है, तो y हमने क्या माना था, y हमने माना था 3n, तो ये हो गया 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी आई 18, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो अब x और y की वैल्यू 180 आ गई, तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, माइनस 54 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन था। ठीक है, आप चाहो तो उस ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो हमने यहाँ पर क्या किया था कि पहले हमने यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हमने ये जेड था तो इस एंगल को जेड माना। आप इस वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जगह पर आप ये भी ले सकते हो कि ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, वही जेड बन रहा है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से आप डायरेक्ट एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एक्स की जगह पर जेड लिखोगे तो ये हो जाएगा जेड, और आपको पता है कि जेड यानी ये एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एक्स और जेड दोनों कैसे हैं, सेम है। अब यहाँ से वैल्यू रख दो। तो बात है कि आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे थोड़ा सा लेंथी होगा और इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आप जैसे चाहो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे यहाँ से z इक्वल्स टू एक्स रखा तो यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है। क्लियर है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आना है 126 डिग्री इसका आंसर आना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, आपको ये दोनों लाइन कैसी दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, अगर ये लंबवत है इट मीन्स ये पूरा का पूरा कोण कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126, देखो जी ई डी यानी ये पूरा एंगल आपको 126 डिग्री का दिया हुआ है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री का और ये पूरा एंगल है 126 का। तो इसका मतलब ये जो छोटा कोण है, ये जो छोटा एंगल है, ये कितना आ जाएगा पूरा, जब ये पूरा 126 का है, ये 90 का है, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ गया 36 डिग्री का। ठीक है, फाइंड एंगल ए जी ई, देखो ए जी ई यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ से ये जेड की शेप बन रही है, और अगर जेड की शेप बन रही है तो एंगल जी ई डी और एंगल ए जी ई दोनों कैसे हो गए इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब ये 126 का है तो ए जी ई कितना आ गया 126 डिग्री का आ गया। देखो बिना कोई पेन चलाए आपके सामने आंसर। ठीक है, 126 डिग्री। उसके बाद में जी ई एफ, देखो जी ई एफ जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया 36 डिग्री, ये आ गया 36 डिग्री। एंड एंगल एफ जी ई, देखो एफ जी ई यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपने अभी अभी निकाला कि एंगल ए जी ई कितना आया 126 डिग्री, तो ये 126 का है तो ये कितने का हो जाएगा 180 में से 126 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो 180 में से 126 माइनस करेंगे तो 54 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे एमसीक्यूज में सॉल्व करते हो तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑरली इसके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये आपको सब्जेक्टिव में आता है ऑब्जेक्टिव की बजाय, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हम लिख सकते हैं सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और रीजन लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो GED तो आपको दिया हुआ है 126 का, तो इसलिए यहाँ से आ गया एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री। पहला आंसर तो आपके पास ये आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो सिंस एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री गिवन। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये आ गया। उसके बाद में आपको कौन सा एंगल निकालना था, GEF, ये वाला जो हमने अभी 36 का कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल GED इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, और आपको पता है कि GED की वैल्यू कितनी है, 126 है, तो 126 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस FDE, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज EF परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, तो ये 90 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एंगल GEF इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आ गया 36 डिग्री। एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये दूसरा आंसर आपके सामने है। क्लियर। उसके बाद में पूछा है एंगल FGE। ठीक है, तो एंगल FGE आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। और AGE हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, कितना आया 126 डिग्री, तो ये हो जाएगा 126 प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंगल FGE इक्वल्स टू आ जाएगा 54 डिग्री। ये हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। एंगल AGE पूछा था तो वो 126 आ गया, एंगल GEF पूछा था 36 आ गया, एंगल FGE पूछा था तो 54 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया हुआ है PQ पैरेलल ST, ये PQ लाइन है और ये ST लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। एंड PQR जो एंगल है वो 110 डिग्री का दिया हुआ है और RST जो एंगल है वो 130 का दिया हुआ है। आपको QRS एंगल फाइंड आउट करना है, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ऐसा हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे कि इन दोनों के पैरेलल भी हो, जो पैरेलल लाइन जो आपको दे रखी हैं इन दोनों के पैरेलल भी हो और साथ में इनके साथ में कोई ट्रांसवर्सल लाइन भी उसे इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहाँ से निकलेगी, R से होते हुए निकलेगी। अब R से होते हुए क्यों निकली, क्योंकि अब देखो QR जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ही SR जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो भी इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रक्शन की, अब आपको पता चल चुका है कि अगर ये 110 डिग्री का है तो ये जो एंगल बनेगा जो भी होगा, ठीक है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। क्यों हुआ 70 का, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन से हो गए, कोई इंटीरियर एंगल, और कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री में से अगर ये एंगल 110 का हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना का हुआ है, 70 डिग्री का। ऐसे ही अगर ये 130 का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों भी कोई इंटीरियर एंगल है और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर ये 130 का हो गया तो ये कितने का बच गया, 50 डिग्री का। अब
हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट नहीं करने, हमें तो ये बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना था। लेकिन अब देखो ये एंगल और ये एंगल तीनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 में से 70 का ये हो गया, 50 का ये हो गया, तो थर्ड जो एंगल बचेगा वो कितनी डिग्री का बच जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो सम 180 होना चाहिए, तो 70 और 50 120 के तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन की पूरी मैकेनिज्म आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब रही बात इसकी फ्रेमिंग की, तो देखो फ्रेमिंग कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, तो सॉल्यूशन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन। अब इसको कोई नाम दे दो, जैसे नाम दे दिया मान लो ए और बी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन ए बी थ्रू आर सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए बी पैरेलल एस टी। हमने आर से होती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि वो पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और क्यू आर ए ये वाला एंगल, ये दोनों 180 के हो गए, क्योंकि कौन से एंगल हैं ये को इंटीरियर एंगल। और अगर ये को इंटीरियर एंगल हैं उसमें से आपको दिया हुआ है कि पी क्यू आर एंगल कितने का है 110 डिग्री का, तो 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी क्यू आर ए कितने का आ गया 70 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों एंगल को देखें हैं तो आप लिख सकते हो कि एंगल टी एस आर या आर एस टी लिख दो, आर एस टी एक ही बात है, और एंगल एस आर बी ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल होंगे। अगेन एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन सेम होगा, को इंटीरियर एंगल। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, तो आर एस टी आपको दिया हुआ है 130 डिग्री का, तो 130 प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल एस आर बी इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपके पास ये 70 डिग्री का एंगल आ चुका है, ये 50 डिग्री का एंगल आ चुका है, हमें निकालना था एंगल क्यू आर एस। तो पहले तो हम तीनों का सम कर देंगे, मैं ऊपर से इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए सॉल्व करने को। नाउ सी एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, सारे के सारे एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, तो क्यू आर ए कितना है, देखो हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल एस आर बी देखो हमने अभी निकाला, कितना आया 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 60 डिग्री। ये आपका सामने आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस इसमें कंस्ट्रक्शन करनी थी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में को इंटीरियर एंगल बन रहे थे और वहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ये एंगल आपको 50 डिग्री का दिया हुआ है। एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये 127 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो x और 50 ये दोनों तो कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो z की शेप बन रही है और हमें पता है कि z की शेप में जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और अगर लाइन पैरेलल हो तो इक्वल होते हैं। इट मीन्स x की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट ही कितनी आ गई, 50 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद में देखो दूसरा z कहाँ पर बन रहा है, दूसरा z ये बन रहा है, ये देखो ये z बन रहा है। अगर ये z बन रहा है इसका मतलब कि एंगल ए पी आर और एंगल पी आर डी ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए पी आर इक्वल्स टू होगा पी आर डी के, और पी आर डी हमें पता है कितना है, 127 डिग्री। अब देखो एंगल ए पी आर जो है वो 50 और बाई ये दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो 50 प्लस बाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 127 डिग्री। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू 127 में से 50 डिग्री माइनस कर दो, 77 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 डिग्री। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन आपके पास सिर्फ इतना सा ही था कि आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू डायरेक्ट 50 आ गई, y की वैल्यू निकालनी थी, 127 में से 50 माइनस कर दो, 77 डिग्री। क्वेश्चन तो इतना सा है। रही बात इसको फ्रेमिंग करने की, तो वो देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि एंगल, चलो पहले ये लिख लो कि ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब देखो एंगल ए पी क्यू ये तो कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 50 डिग्री। ये तो बात आ गई किसकी, x की, ठीक है। उसके बाद में आता है y, तो वापस हम लिख सकते हैं अगेन एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। रीजन वही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो APR जो एंगल है वो APR किससे मिलकर बना है, APQ प्लस QPR, इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APQ प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू PRD की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 127 डिग्री। तो ये हो जाएगा APQ कितना है, 50 डिग्री, प्लस QPR हमें दिया हुआ है कितना, 22 इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 127 माइनस 50, यानी y इक्वल्स टू आ गया 77 डिग्री आंसर। ये x की वैल्यू आ गई और ये किसकी आ गई, y की वैल्यू। तो ये इजी सा ये क्वेश्चन था। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और वो आपके सामने दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये दो मिरर दिए हुए हैं आपको, पी क्यू और आर एस, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो आप जब सलून जाते हो तो सलून में आपके सामने भी मिरर होता है और आपके पीछे भी मिरर होता है, लेकिन वो मिरर पैरेलल नहीं होते, वो थोड़े से तिरछे होते हैं, ठीक है, थोड़े से तिरछे होते हैं, वो पैरेलल नहीं होते, ऐसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मिरर दे रखे हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी। अब देखो बात आ जाती है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो बेटा यहाँ पर आपको साइंस के ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो जब भी आप, जैसे मान लो आपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, ठीक है, तो जैसे ही आप फ्लैश ऑन करोगे तो वहाँ से लाइट की बहुत सारी रे निकलेंगी, ठीक है। अब जो रे निकल रही हैं, जनरेट हो रही हैं, वो क्या होती हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है।
लेकिन वो रे अगर किसी मिरर पर गिरती हैं या किसी चिकनी सतह पर गिरती हैं तो वहाँ से वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। आप लोग नहीं करते, जैसे क्लास में जब बैठे हुए हो तो ऐसे ही कभी कभी मस्ती में, जैसे मान लो बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आप करते हो ना, जैसे घड़ी ली और घड़ी को ऐसे तिरछा करके अपने फ्रेंड के चेहरे पर वो फॉक्स बनाते हो, ऐसे मतलब ये बच्चों की हरकतें होती हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है कि जो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो तो कौन सी हैं, इंसिडेंट रे हैं, और आपकी घड़ी के मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर के आपके फ्रेंड के फेस पर जा रही हैं वो कौन सी हैं, सॉरी, सूरज की जो किरणें आ रही थी, सनलाइट जो आ रही थी वो तो थी इंसिडेंट रे, और जो घड़ी से रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं वो कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। इंसिडेंट रे यानी सूरज से आने वाली किरणें, और आपकी घड़ी से टकरा करके जो लौट रही हैं वो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या हो गई, AB, और BC क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। किसके लिए, मिरर PQ के लिए। लेकिन अगर मैं मिरर RS की बात करूँ तो उसके लिए BC रे क्या होगी, इंसिडेंट रे, और CD रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इतना भी आपको पता होना चाहिए कि मिरर से जब कोई किरण टकराती है, कोई रे टकराती है, तो उसके साथ में जो एक लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होती है किसके, मिरर के, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी रे होती है, इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्मल, ठीक है। रियली में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। तो नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये जो नॉर्मल है, जो मैंने डॉटेड से शो किया है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर मान लो ये इंसिडेंट रे इसके साथ में जो एंगल बना रही है वो कितनी डिग्री, कौन सा एंगल बना रही है, एंगल 1, ठीक है। डिग्री की अभी हम बात नहीं कर रहे, डिग्री में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है, 2। ऐसे ही इस मिरर के लिए देखें तो मान लो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 3, और इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 4। अब इतना आपको पता होगा कि जो ऑप्टिक्स के लॉ होते हैं, ऑप्टिक्स के यानी रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, कौन कौन से। एक तो ये होता है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन है और नॉर्मल है, तीनों एक ही सरफेस पर होंगे, तो ये पहला लॉ होता है। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर जो हमारे काम का है वो दूसरा है। दूसरा कौन सा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि द मिरर PQ एट B एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। ये RS मिरर को जो BC है वो कहाँ पर स्ट्राइक करती है, C पॉइंट पर, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और CD डायरेक्शन में ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूव दैट AB पैरेलल CD। आपको ये प्रूव करना है कि जो AB रे है और CD रे है ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। आपको दिया क्या है, आपको ये दिया है कि PQ और RS ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ देखें। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, PQ पैरेलल RS, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल CD, ये आपको प्रूव करना है। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में देखो ये हमने एंगल 1 और 2 माने हैं, ये 3 और 4 माने हैं। तो अब हम कह सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में देखो ये दोनों PQ और RS दोनों पैरेलल हैं, और ये जो नॉर्मल है वो इस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ऐसे ही ये नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो जब दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। देखो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इट मीन्स ये दोनों नॉर्मल आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। तो अगेन एंगल
2 = एंगल 3। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। और ये कैसे आया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखें, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। और अगर ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है तो एनी हाउ मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, अगर मैं किसी भी तरीका से ये प्रूव कर दूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, जब दोनों लाइन कैसी हों, पैरेलल हों। तो फिर उसके कन्वर्स से हम कह देंगे कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ध्यान रखना, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, एंगल ए बी सी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, एंगल 1 और 2 को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो, एंगल 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया, यानी 1 + 2। 1 + 2 यहाँ से तो क्या होगा, 2 + 3 होगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, ये 3 + 4 करना है। अब जरा ध्यान से समझना, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एंगल 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चाहिए। यानी एनी हाउ मुझे इस 2 की जगह पर क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। ठीक है, इस 2 की जगह मुझे 4 लेके आना है। तो आप ध्यान से देखो कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, एंगल 3, और एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख दूँ, एंगल 4। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। क्लियर है? तो यहाँ पर इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से तो मैंने इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दिया। अब तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से, यानी देखो 2 की जगह मुझे क्या लिखना है, 3, और 3 की जगह क्या लिखना है, 4। तो हम कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन 2 और 3 हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। समझ में आया कैसे किया, कैसे कहा? देखो एंगल 3 की जगह तो एंगल 3 ही था, या फिर चाहो तो आप ऐसे कह दो कि एंगल 3 की जगह तो मैंने रख दिया एंगल 4 और एंगल 2 की जगह रख दिया एंगल 3। कैसे भी कह सकते हो, बात एक है, तीनों इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, ऐसे मान लो कि एंगल 2 था तो एंगल 2 की जगह मैंने इक्वेशन नंबर 3 से कह दिया एंगल 3। एंगल 3 था तो ये 3 था तो 3 की जगह मैंने क्या बोल दिया, 4। ऐसे कह सकते हैं, बात एक ही है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 3 और 4 ये मिलके बना रहे हैं कौन सा, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल आ गए, इट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब दोनों लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल। तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। Hence, angle ABC and angle BCD are alternate interior angle. Therefore, by converse of definition of alternate इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में हम चैप्टर 7 को शुरू करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, तो चलो एक चैप्टर ख़त्म होने के साथ में ही आपको एक नया मोटिवेशन, नई ऊर्जा दे देते हैं।
कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए इसी कोटेशन के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।